जय हिंद। यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आप गणित में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको पहले चैप्टर का जो संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान में कुछ बताए थे। अब आगे इस वीडियो में हम आपको आगे की क्लास में यह देखते हैं कि हम क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम पहली क्लास में आपको रोमन रोमन संख्याओं और जितना भी होता संख्यांक रोमन हुआ था, कंप्लीट हो गया था। इसमें जो हमारा सिलेबस है मैथ का, जो गणित का सिलेबस है, जो डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का गणित का सिलेबस, उसमें आपका दूसरा जो संख्या तथा अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान के बारे में बताया जा रहा था। इसमें कुछ हो गया था, तो आगे की में इसमें देखते हैं। आगे हमारा है स्थानीय, इसमें स्थानीय मान भी हो गया था। अगला है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर में होता क्या है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या अर्थात गिनने के लिए उपयुक्त की होने वाली संख्या हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर में ध्यान देते हैं। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो आपसे डीएलएड में क्या होता है कि मैथ में एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, परिभाषा भी पूछ लेता है। इसमें आपको परिभाषाएं सहित, पूरा व्याख्या सहित इसमें आपको बताया जा रहा है। तो परिभाषाएं दो दो लाइन का, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है? जैसे देखिए, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या, किसके लिए? गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या। ठीक है, प्रयुक्त होने वाली संख्या। ठीक, अर्थात जो प्रकृति में पाई जाती हैं वो क्या कहते हैं? वो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। एक नंबर क्वेश्चन से आप तक उठा लेगा यहाँ से। और जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब आगे उसके बाद आता है हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें। किसको? अगर हम प्राकृतिक संख्या में, देखिए, प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया है। किसको? जीरो को भी शामिल कर लें, कर लिया जाए। ठीक, पूर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम शामिल कर लें तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जैसे देखिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, ये हमारी कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। आगे पूर्ण संख्या के बाद हमारा आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब जब पूर्णांक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या तो पता चल गया कि गिनने के लिए प्रयुक्त होने संख्या। जैसे 1 2 3 4 आपका है, अनंत तक जाता है, वो हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ लें, किसको? जीरो को भी जोड़ लें तो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक वह संख्या है अगर हम संख्याओं को, जैसे ऋण संख्याओं को और जीरो को और उसके साथ साथ धनात्मक संख्याओं को, ठीक, दोनों को मिलाकर लिख लिया जाए तो हमारा पूर्णांक बन जाता है। अब देखिए इसमें पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। ठीक, एक एक नंबर का परिभाषा के साथ साथ आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा। ऋणात्मक संख्या, जीरो को भी, ठीक, और धनात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या को।
मिलाकर लिखा जाए तो हमारी कौन सा कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब ऋणात्मक संख्या क्या है? जैसे देखिए ऋणात्मक संख्या अगर हमारे -3, -2, -1, ठीक, 0, 1, 2, अब धनात्मक में जाएंगे, इधर का हमारा ऋणात्मक हो गया और 0 ले करके फिर धनात्मक संख्या का 1, 2, 3, 4, अब यहाँ तक जाएगा हमारा अनंत और इधर भी हमारा रहेगा अनंत। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी संख्या हो गई? ये हमारा पूर्णांक हो गया, इंटीजर। क्या होता है? पूर्णांक हो गया। आपको तीनों में कंफर्म हो गया कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ठीक, तो जो हमारा पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक संख्या, 0, धनात्मक को मिलाकर लिखें तो हमारा पूर्णांक कहलाता है। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। यहां से देखिए 0 के बाद हमारा ऋणात्मक है और धर है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या। ठीक, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। अब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है या सबसे छोटी धनात्मक संख्या? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्णांक, क्या पूछेगा? सबसे छोटा पूर्णांक पूछेगा। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे यहां से इस तरह पूछेगा, पूर्णांक के बारे में यहां से देगा कि सबसे छोटा पूर्णांक। अब सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है? तो सबसे छोटा पूर्णांक अनंत, सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत। ठीक, ना तो हमको इधर धनात्मक में पता है कहां तक जाएगा और ना तुमको ऋणात्मक पता है कहां तक जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक अनंत और सबसे बड़ा भी पूर्णांक अनंत। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया है प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक में। आगे हमारा है धनात्मक संख्याएं। ठीक, क्या हमारी हैं? धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, अगर हम जो धन संख्या होती हैं, इसमें आपको बस थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि सबसे छोटा धनात्मक 1 और सबसे बड़ा धनात्मक अनंत। ठीक, देखिए सबसे छोटा जो धनात्मक होता है 1 होता है। ठीक, सबसे छोटा धनात्मक 1 होता है और सबसे बड़ा धनात्मक कौन होता है? अनंत। हमको गिनती के आगे पता नहीं तो वही क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, आप इतना ध्यान देंगे। धन संख्याएं सबसे छोटा धनात्मक 1 और सबसे बड़ा धनात्मक अनंत। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो आगे हम चलते हैं इसमें। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, जो आपका ऋण संख्या है, ऋण संख्या है, तो अगर हम ऋण संख्या की बात करें तो सबसे छोटा ऋण अनंत क्या होता है? सबसे छोटा जो ऋण होता है, ऋण संख्या है, वह अनंत है। क्या है? अनंत है। ठीक, और सबसे छोटा धन, सबसे छोटा ऋणांक, ठीक, सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हाँ क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, ये आप ध्यान देंगे। सबसे छोटा ऋण संख्या अनंत और सबसे बड़ा ऋण संख्या अनंत। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें आपको सम, विषम और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को क्लियर करना है। अब सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होता है, इसको देखिए हम आपको इसमें पूरा क्लियर रूप से बता दे रहे हैं ताकि कभी भूलने ना पाए। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ठीक, इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब सम संख्या, जिन संख्याओं के इकाई, एक नियम देख लेंगे, जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे। ठीक, जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो जान जाए कि वो सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या होती है। या एग्जाम्पल ग्रुप में मान चलिए अगर हम और दूसरी परिभाषा बोल दें, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएं, तो हमारी कौन संख्या कहलाती हैं? वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। देखिए
अब यहाँ पर हम उसको लिख दे रहे हैं जिन संख्याओं की इकाई अंक, ठीक है, किसमें, जिन संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक, जिस संख्या की इकाई अंक में क्या रहे, 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ गया है, ठीक, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक। या अगर कह दें जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो गया, अगर हम दूसरी बात करें तो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक, कट जाए, वह सम संख्या होती है। वह क्या होता है, वह सम संख्या होती है, ठीक। अब दो से कट जा रहा है, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, ठीक। और आपको पहला जो बताए हैं कि अगर इकाई अंक दो, 0, 2, 4, 6, 8 तभी कट जाएगी। जैसे मान चलिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में मान लें 18 लिख दिए हैं तो इकाई अंक आपका 8 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 20 लिख दिए हैं, इकाई अंक आपका 0 है, तो भी 2 से कट जाएगा, तो भी एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए विषम संख्या जो होती है, आपकी जो विषम संख्या है, ऑड नंबर, जो मतलब जिन संख्याओं के इकाई अंक क्या होता है, जिन संख्याओं के, जिन संख्याओं के इकाई अंक, किसके इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक ध्यान देना है, क्या देना है, इकाई अंक को ध्यान देना है। इकाई अंक में क्या रहे, इकाई अंक में आपका 1, 3, 5, 7 रहे, क्या रहे, 1, 3, 5, 7, ठीक। अगर ये आ गया और 9 भी, ये ध्यान देंगे, ठीक। अगर आपका अगर विषम संख्या पहचाननी है तो जिन संख्याओं की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, समझ जाइए वो हमारी संख्या विषम कहलाती है, ठीक, विषम संख्या है। और दूसरी परिभाषा की बात करें तो जो संख्या क्या है, जो संख्या दो से पूर्णतः ना कटे, दो से विभाजित ना हो, दो से विभाजित ना हो, ठीक, वह विषम संख्या होती है, ठीक, वह विषम संख्या होती है, ठीक, कंफर्म हो गया आपको सम और विषम में, ठीक है। देखिए सम संख्या, जिन संख्या की इकाई अंक 2, 4, 6, 8 रहे, जैसे 20 है तो इकाई अंक 0 है, 18 इकाई अंक 8 है, एक 12 है, इकाई अंक 2 है, ठीक। इतनी संख्याएं अगर आपको इकाई अंक में मिल रही हैं तो वो संख्या विषम होगी, सॉरी सम होंगी। और विषम मतलब जो आड नंबर होता है, जिन संख्याओं की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आए, उस संख्या हमारी विषम कहलाएंगे, ठीक है। मतलब जो संख्या दो से विभाजित, पूर्णतः दो से विभाजित ना हो, मतलब पूर्णतः वो कट ना सके, ठीक, वो हमारी कौन सी गई, विषम संख्या होगी। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या, ठीक, कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन विकल्प परिभाषा सहित आपको उदाहरण देने के लिए कह देगा। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या देखिए वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्या जो एक और स्वयं को जो संख्या दिया है के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, हो जाए, किसी अन्य संख्या से कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं वह संख्या, क्या होता है, देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं, और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, क्या हो, किसी
अन्य संख्या से कट जाए, ठीक, किसी अन्य संख्या से कट जाए, वह भाज्य संख्या होती है। वह क्या होता है? कट जाए, भाज्य संख्या होती है, ठीक, भाज्य संख्या होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा कट सकती है? अब मान लीजिए जैसे हम कह दें 4, क्या कह दें? 4, 4 एक से कट भी जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। जैसे जो 4 है वो एक से भी कट जाएगा और खुद से स्वयं से कट जाता है। इसके अलावा देखिए जो 4 है अगर हम काटें इसको, एक से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, एक और स्वयं हो गया, 2 से भी कट जाएगा, ठीक। इसको छोड़ करके अगर किसी अन्य संख्या से अगर कोई संख्या कट जाती है, यहाँ पर कट जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम 6 ले लें, ठीक, तो ये एक जो 6 है एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, ठीक, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके अलावा दो 3 से कट रहा है और 6 से भी कट 2 से भी कट रहा है, तुम्हारी कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक। आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर होता क्या है। हो गया वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, ठीक। एग्जाम्पल हो गया, आप उदाहरण लिख सकते हैं जैसे 4, 6, 8 ये सब होता है, ठीक है। भाज्य संख्या कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसमें है हमारा आगे क्या क्या रहा है? अभाज्य, क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात करें अब, इसमें आपको कुछ एसएससी लेवल से क्वेश्चन भी आते हैं ज़्यादातर, तो इसको भी यहाँ पर हम बता दिया जा रहा है। पहले तो हम यहाँ पर बेसिक से ध्यान दे रहे हैं कि हमको जितना भी कंप्लीट करवाना है अच्छे से उतना कंप्लीट करवा दिया जाए, परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ दे करके पूरा विस्तार से। अब अभाज्य संख्या देखिए, जैसे अभाज्य संख्या होती हैं इसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या, ठीक, याद है नहीं, अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं और एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है। इसका बस इतना है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे, वह हमारा क्या होता है? एक, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, इसके अलावा स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, किसी संख्या से ना कटे, ठीक, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। किस संख्या से ना कटे, यहां पर ध्यान देंगे, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब हम एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम कह दें 2, 3 कह दें, 5 कर ले लें, 7 ले लें, ऐसे ही बढ़ते जाएं, ठीक है। आपका 2 केवल 1 काट सकता है और 2 काट सकता है, ठीक, और कोई संख्या कटेगी नहीं, कट रही है। 3 में 1 काट सकता है, मतलब 1 काट सकता है, स्वयं काट सकता है। 5 में 1 काट सकता है और स्वयं काट सकता है। 7 में 1 काट सकता है और स्वयं काट सकता है, ठीक। इसके अलावा कोई भी संख्या इसको नहीं काट रही, तो इसका मतलब कि आपका अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। कौन संख्या हो गई? सब अभाज्य संख्या हो गई, ठीक, कंफर्म हो गया। एक हो गया, जैसे आपको 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिया और 7 ले लिया, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब नोट करने वाली ये बात है कि जब हम भाज्य और अभाज्य बताए हैं उसमें आपको एक का जिक्र नहीं किए हैं, तो अब इतना जान जाइए, इसी में जानेंगे कि एक ना तो, नोट में ये जानेंगे हम कि एक ना तो, इस तरह लिख दे रहे हैं, जो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, ना अभाज्य, ठीक, जो एक है वह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अब आपको इसमें कंफर्म हो गया, 2, 3, 5, 7
आगे इसे जाएंगे, इसके बाद आ जाए 7 के बाद 11 आ जाएगा, जो एक और स्वयं से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं कटेंगी, वो हमारी क्या हो गई, प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याएं। कंफर्म हो गया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, इसका जो क्वेश्चन बनता है यह बनता है कि अभाज्य संख्याओं से इस तरह बन जाएगा, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बन जाता है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए बन जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए, 1 से 50 तक संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, अगर अभाज्य संख्याएं अगर 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या है, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक, वह टोटल 15 है। कितनी है, टोटल 15 है। एक से जो 50 तक की जितने भी अभाज्य संख्या, एक से लेकर 50 तक जो टोटल 15 है, और 50 से लेकर के 100 तक गिना जाए तो उसमें भी कुछ संख्या है। अगर हम 1 से 100 तक मान लें, अगर जब 50 तक 15 हो गई, और 1 से 100 तक जो अभाज्य होती हैं वह टोटल 25 होती हैं। कितनी होती हैं, टोटल 25 होती हैं। ठीक है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15, और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25। अगर हम टोटल लिखा जाए, जैसे देखिए 1 से 50 तक का अगर हम अभाज्य संख्या लिख दें यहाँ पर, कि 1 से 50 तक अगर टोटल लिखना है, देखिए जैसे हो गया अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक, 17, 19। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 तक कुल, इसका मान चलिए कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपकी 25 है। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया, 19 तक हो गया, 20 तक कंप्लीट हो गया। 20 के बाद हम आते हैं यहाँ पर आपका 23, ठीक, 23 के बाद हम 29, क्या, 29, फिर 31, 31 के बाद हम आ जाते हैं अपने, जैसे 30 तक कंप्लीट हो गया, अब 31 बाद 37 आ गया, ठीक, 37 के बाद देखते हैं 41, ठीक, 41 बाद 43 और 47, 43 और 47, ये 1 से 50 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, 1 से 50 तक क्वेश्चन घुमा कर इस तरह दे देगा, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। ठीक, आपको जब संख्या नहीं पता रहेगी कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कै ठो हैं और कौन-कौन सी हैं, तो कहाँ से आप योग निकालेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए सब अभाज्य संख्या हैं। इन अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से कटबे नहीं करती हैं, ठीक? तो होती है, इसका योग निकाल लेंगे और हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार और फिर आगे जब 50 से 100 का देखेंगे तो उसमें भी कुछ आ जाएँगी। इसका मतलब उसमें भी कुल टोटल 25 होती हैं। जैसे आपका 53, 59, 61, 67, ठीक? उस सबका हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है? कंप्लीट हो गया आपका? तो आप यहाँ देखते हैं भाज्य, अभाज्य कन्फर्म हो गया है। अब आगे देखते हैं हमारा है इसमें अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। देखिए कितना बढ़िया आया है। अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, ठीक है? और पूर्ववर्ती, ठीक? अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। अब अनुवर्ती किसे कहते हैं या उत्तरवर्ती? अनुवर्ती, उत्तरवर्ती एक ही बात है, ठीक? अनुवर्ती, उत्तरवर्ती एक ही बात है। और पूर्ववर्ती क्या होती है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 संख्याओं की उत्तरवर्ती ज्ञात करिए, या पूछ लेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का उत्तरवर्ती बताइए, पूर्ववर्ती बताइए। इस तरह घुमाकर क्वेश्चन में पहले जब अनुवर्ती और उत्तरवर्ती हम ध्यान दे देंगे कि होता क्या है, तब बता पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, जो आपका अनुवर्ती है और उत्तरवर्ती है, बात एक ही है। अब कहते किसे हैं? देखिए, बाद में आने वाली संख्या, क्या, बाद में आने वाली संख्या हमारी उत्तरवर्ती अनुवर्ती कहलाती है। इसको एक लाइन में समझेंगे, बाद में आने वाली संख्या
बाद में आने वाली संख्या अनुवर्ती कहलाती है। ठीक। बाद में आने वाली संख्या कौन सी हो गई? बाद में देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 के बाद 3 आएगा, हम कह दें 79 के बाद, 79 के बाद 80 आएगा, फिर कह दें 4 के बाद वाली संख्या, मतलब 4 का अनुवर्ती, क्या? 4 का अनुवर्ती, एक जोड़ दिए 5 हो गया, 6 का अनुवर्ती 7 हो गया। कन्फर्म, सिंपल है, आपको आ गया होगा। ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन कह देगा, देखिए इस तरह पूछेगा, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करिए। क्या? अनुवर्ती। ठीक। आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 999, मतलब 999। अब उसका अनुवर्ती ज्ञात करना, तो आपको पता है कि बाद में आने वाली संख्या, बाद में इसकी बात कौन है, अगर इसमें एक जोड़ दे हो जाएगा, 999 एक जोड़ेंगे तो 1000। ठीक। तो कौन सा हो गया ये हमारा उत्तर? तुरंत कन्फर्म हो गया, अनुवर्ती उत्तर तो ज्ञात हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें पूर्ववर्ती का। किसका? पूर्ववर्ती का। अनुवर्ती का आपको कंफर्म हो गया, बाद में आने वाली संख्या किसमें, यहाँ पर लिख रहे हैं, अब इसका उसका हो गया, बाद में संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। क्या? पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली संख्या। अगर आपको भूल भी जा रहा है तो आपको हम एक ठे नियम ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें पूर्ववर्ती लिखा है, लिखा है ना, आप उसको कह देंगे पहले आने वाली संख्या। ठीक। पूर्ववर्ती है पहले आने वाली संख्या, और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती है तो बाद में वाली संख्या। जैसे नहीं कहते इसके उत्तराधिकारी। ठीक। तो इस राजा के उत्तराधिकारी है, मतलब उस राजा के उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उत्तर जो बाद में आएगा वही उत्तराधिकारी, तो वही बाद में हो गया। ठीक। इससे ये हम कंफर्म करते हैं। तो पहले आने वाली संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती होती है। ठीक। अब पूर्ववर्ती का मतलब, जैसे 3 का पूर्ववर्ती, तो पहले यानी इसके पहले कौन संख्या आ जाएगी? 2। 4 का देखें तो 3। ठीक। और 1000 का देखें तो 999 होता है। ठीक है। तो इस तरह कह देगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? पूर्ववर्ती ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन से पूछेगा आपसे। देखिए ऐसे कहेगा, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करिए, का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। ठीक। आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 100। जब पूर्ववर्ती बताना तो पहले बताना है इसके, तो हमारा हो गया 99। ठीक है। अब कंफर्म हो गया पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती। ठीक से ध्यान क्या देंगे, पूर्ववर्ती में पा लगा है। ठीक। और यहाँ से पहले आने वाली संख्या। कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या है, परिमेय। अब उसमें देखते हैं अगले में, परिमेय संख्या अपरिमेय। इसमें अब देख ध्यान से, कौन संख्या? परिमेय और अपरिमेय। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका परिमेय है, जिन संख्याओं को p/q बटे के रूप में लिखा जाए, अंश और हर के रूप में लिखा जाए,
मतलब परिमेय मतलब होता है जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को ठीक अंश और हर के रूप में लिखा जाए, हर के रूप में, अर्थात P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में अगर लिखे हैं तो उपपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उपपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे P बटे Q का मतलब एग्जांपल के ले रहे हैं, हम ऐसे करें जैसे 7/5, ठीक, परिमेय संख्या है। -2 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। ठीक, 0 परिमेय संख्या है। ठीक, ये सब आपका परिमेय संख्या होती है। P बटे Q के रूप में से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर ध्यान दें, किसके रूप में? P बटे Q। आगे अगर दें अपरिमेय, तो जिन संख्याओं को P बटे Q मतलब के रूप में ना लिख पाए, ठीक है, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में ना लिखा जाए, क्या हो जाए? ना लिखा जाए, ठीक, वो हमारी अपरिमेय होती है। जैसे अगर हम करणी में 2 लिख दें, करणी में 5 लिख दें, ठीक, तो ये हमारी सब अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, कन्फर्म हो गया? अब आपका यहाँ पर जो डीएलएड का आपका प्रथम चैप्टर था, डीएलएड का जो आपका यह चैप्टर था, यह वाला संख्या तथा अंकों का स्थानिमान ज्ञान बोध वाला चैप्टर था, उसमें आपका पूरा एक एक पार्ट कंफर्म हो गया है, बता दिया गया है। अब इसके अगली वीडियो में हम आपके इसी चैप्टर का लेकर आएंगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर है उस सब लेकर आए। ठीक है, तो जय हिंद।